इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर के स्टडी हम लोग किए थे। ट्रांसफार्मर का सारा कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये सब फिनिश हो गए थे। एक बार आज क्वेश्चन करना है इस पे, ट्रांसफार्मर बेस्ड क्वेश्चन करें आज। ये ट्रांसफार्मर का जो असाइनमेंट है ऐप पर उसको भेज दिया जाएगा, उसको निकलवा लेना बेटा। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो ट्रांसफार्मर का असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट नंबर लेक्चर है उसको अपलोड कर दिया गया है कि नहीं ऐप पर? क्यों बेटा? रोहित, यस सर। वीडियो मिला था वो वाला? सर ध्यान नहीं दिए। The number of turns in the primary coil of transformer is 200. ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल का जो टर्न टर्न रेशियो है वो टर्न है 200 है, तो N2 है कि N1 बताओ? प्राइमरी है N1, N1 है। N1 is 200. Number of turn in secondary coil is 10, N2 है 10. If 240 volt AC are applied to the primary, AC सप्लाई प्राइमरी को कितना दिया गया? 240 वोल्ट। 240 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज दिया गया, तो आउटपुट वोल्टेज पूछ रहे हैं, आउटपुट कितना होगा? आउटपुट पूछ रहे हैं, अप्लाई कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान V1, याद आ रहा है? इससे सॉल्व हो जाएगा। N2 इज 10, N1 इज 200, V2 फाइंड करना है, V1 है 240। सेकेंडरी वोल्टेज आ गया कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। तो देख रहे हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसलिए ये 240 वोल्ट को डिक्रीज करके 12 वोल्ट कर दिया। तो ट्रांसफार्मर की यही तो विशेषता होता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। क्या गया? 12 वोल्ट। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक बेटा। वन किलोवाट ऑफ पावर इज गिवन टू द प्राइमरी। प्राइमरी में जो पावर दिया जा रहा है, प्राइमरी पावर P1 1 किलोवाट, यानी कितने वाट बेटा? 1000 वाट। प्राइमरी का पावर पता चल गया। एंड कैरिंग 0.5 एम्पियर, प्राइमरी करंट है 0.5 एम्पियर। देन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल हैविंग पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट। सेकेंडरी का टर्न N2 बताना है, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। क्या किया जाए? देखो P1
P1 इज इक्वल टू होता है V1 I1, ठीक है। यहां से V1 फाइंड कर लें। V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन I1। P1 is 1000, I1 is 0.5, 1000 into 10 upon 5, ये आ गया 2000 वोल्ट। और V2 फाइंड करना है, सॉरी N2 फाइंड करना है, ठीक है। और प्राइमरी टर्न दिए हैं, देख लो, N1 200 दिए हैं, ये देखो। अब क्या चलेगा फॉर्मूला बताओ। अब चलेगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। N2 फाइंड करना है, N1 200 दिए हैं, V2 आया है, V2 दिया है 200 वोल्ट और V1 है 2000 वोल्ट। यह 200 अपॉन 2000, ये कट के बेटा 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, सेकेंडरी टर्म कितना आ जाएगा 20। ये आएगा। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। बताया ना, सारे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाले फॉर्मूले से सब सॉल्व हो जाते हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन है, बताओ, ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, देख लेना, सब असाइनमेंट में क्वेश्चन है। तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? बताओ कौन सा आंसर सही है, बताओ। सर बी एडी करंट लॉस। हाँ, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट में बी मिनिमाइज्ड। एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS अपॉन NP। सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी टर्न ही तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, N2 अपॉन N1। विच इंक्रीजेस AC वोल्टेज फ्रॉम इतने टू इतने वोल्ट। जिसका इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट और ये वोल्टेज को बढ़ा करके कर दे रहा है कितना, 33,000 वोल्ट। तो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न N2 अपॉन N1 NS अपॉन NP, ये होगा V2 अपॉन V1। V2 is 33,000, N is 220। जा गया 3000, 11 से डिवाइड कर दो ना, अपॉन 2। 33,000 में हमने 4 जीरो लगा दिया क्या? आ गया कितना, 150। तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का टर्न रेशियो ये है, देखो ये दिया है सर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है ये। कोई बताएगा ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप की स्टेप डाउन, कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप। स्टेप अप।
सेकेंडरी टर्न ज्यादा है तो स्टेप अप ही तो होगा। ये क्वेश्चन देखो, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो N2 अपॉन N1 ये दिए हैं 1/2। A Leclanche cell of EMF 1.5 volt is connected across the primary, the voltage across the secondary। प्राइमरी का वोल्टेज दिया है 1.5 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है। सॉल्व करके आंसर बताओ। सत्कर्ष, अनूप, आदित्य, सॉल्व कर रहे हो बेटा सब लोग? पेन चला रहे हो कि नहीं? यस सर। सॉल्व करो। 3 वोल्ट। कितना? 3 वोल्ट की 1.5 वोल्ट? सर 0.75। 0.75 किस फॉर्मूले से सॉल्व किए? N2/N1 is equals to V2/V1। बहुत सही। सत्कर्ष, यस सर। क्या बस एक आंसर आ मिनट, बस एक। रोहित तुम बताओ बेटा। सी आ रहा है। 0.75। रोहित तुम बताओ। 3 वोल्ट। सी वाला आ रहा है ना? अच्छा, सर अक्षत, 3 आएगा सर। सर ए आएगा। सर अक्षत, 0 आएगा सर, 0 आएगा। अक्षत अक्षत क्लास नहीं कर रहे हैं लोग क्या? रोहित सर पता नहीं सर, अभी तो नहीं है। टाइमिंग लेके दिक्कत नहीं ना है इनको? सर इसका डी आएगा 0। टाइमिंग को सर लेकर कोई आएगा समस्या सर। नहीं ना है? नो सर, टाइमिंग से कोई जरूरत नहीं। तो सॉल्व करके सी ऑप्शन कहाँ से बोले थे ये बताओ सब लोग पहले। क्वेश्चन में ध्यान नहीं ए दे रहे आएगा हो? सर 3। क्वेश्चन ध्यान नहीं दे रहे हो? सर प्राइमरी सॉल्व में, करके ए बोले थे, प्राइमरी लेकिन डी में होगा। प्राइमरी में एसी सप्लाई दिया जा रहा है कि डीसी दिया जा रहा है बताओ? डीसी लेक्लांचे सप्लाई दिया सेल जा रहा है। कनेक्ट है तो आउटपुट में वोल्टेज देगा क्या ये? अनूप, सत्कर्ष, कहाँ से 0.75 आ गया, कहाँ से 3 आ गया? लेक्लांचे सेल से कनेक्ट है बेटा, आउटपुट कोई वोल्टेज नहीं देगा। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता है कभी। क्या कहोगे? इट इज कनेक्टेड बाय ये डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई से कनेक्ट है, सेल से कनेक्ट है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होगा। तो कहीं भी आंसर 0 दिया हो तो एक बार 0 पे विचार करना चाहिए बेटा, ध्यान दो इस बात को। फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर तो मिलेगा ही तुमको। समझ में आया सबको? यस सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर 2:3, प्राइमरी इज 0। कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सेल, द फाइंड आउट सेकेंडरी वोल्टेज। बताओ बेटा 8 आएगा कि 4 की 0? 3। क्यों 0 आएगा? क्योंकि किससे सेल से कनेक्ट है? कनेक्टेड है, डीसी सप्लाई। सेल से कनेक्ट है। इट इज connected by a cell that is DC supply, इसलिए आउटपुट वोल्टेज 0।
यहाँ ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछ रहा है। ये तो बेटा आप बिना सॉल्व किए आंसर बताओगे एफिशिएंसी कितना होगा बिना सॉल्व किए? 90%। सर 90। हाँ 90 से 95% के आसपास एफिशिएंसी होती है। देखो 90% एफिशिएंसी होगा। सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 वाट एंड 110 वोल्ट लैंप फ्रॉम 220 वोल्ट मेन सप्लाई। मेंस मेंस बेटा कहा जाता है प्राइमरी को। देख रहे हो मेन सप्लाई प्राइमरी होता है। प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। मेन सप्लाई जो है 220 वोल्ट है लिखा है देखो। और आउटपुट में कह रहा है कि एक बल्ब लगा दिया कितने वाट का? 100 वाट का। कितने वोल्ट का? 110 वोल्ट का। तो बताओ ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को इतना सप्लाई दे रहा है यानी आउटपुट में 100 वाट पावर दे रहा है और आउटपुट में ये इतने वोल्ट दे रहा है। V2 पता चल गया, V2 पता चल गया और इधर 220 वोल्ट इनपुट पता है। और मेन करंट बेटा प्राइमरी करंट को कहते हैं। तो I1 पता चल गया कितने एम्पियर? 0.5 एम्पियर। तो पूछ रहा है एफिशिएंसी। क्या बताए थे एफिशिएंसी का फॉर्मूला? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट Input पावर power into इंटू 100। 100। 100। आउटपुट पावर सीधा सीधा पता है देख लो, सीधे लिख देंगे। लेकिन P1 में क्या है? ये बेटा V1 है और ये I1 है। तो P1 को लिख देंगे V1 I1। बस आ गया। P2 100 लिख दो। V1 220 वोल्ट है। I1 0.5 एम्पियर है। 100 से मल्टीप्लाई रहेगा। सॉल्व कर लो नियर अबाउट 90% एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने बताया। एफिशिएंसी कब देखा जाता है? जब आइडियल ट्रांसफार्मर ना हो ना, लॉसेस इग्नोर हम नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे। और आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, लॉसेस को इग्नोर कर दिया जाए तो। ये असाइनमेंट अभी ऐप में दिया नहीं गया है, उसको दे देंगे तो उसमें देखना। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बनाया जाता है? Soft iron। हाँ सॉफ्ट आयरन। क्यों सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है? इससे क्या रिड्यूस होता है? हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस होता है। ठीक बेटा। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड बाय सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। मैट्रिज्म में पढ़ेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस। ये भी उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग थोड़ा सा छूट गया है सब। अब देख रहे हो एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 80%, यानी P1 V1 बराबर P2 I2 यहाँ नहीं चलेगा। एफिशिएंसी है 80%, आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी दिया है 80%। दैट इज नॉट आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल नहीं है ये। इसका मतलब यहाँ क्या नहीं चलेगा? V1 I1 इज नॉट इक्वल टू V2 I2। इनपुट आउटपुट पावर बराबर नहीं होगा बेटा। अब कह रहा है कि वर्क एट 4 किलोवाट एंड इतने वोल्ट इफ द सेकेंडरी वोल्टेज 200 वोल्ट है, देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट आर रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट पूछ रहे हैं। I1 भी पूछ रहे हैं और I2 भी पूछ रहे हैं। I1 I2 दोनों फाइंड करना है।
एफिशिएंसी 80% है, और प्राइमरी पावर P1 दिया है 4 किलोवाट, 4000 वाट, ये हो गया प्राइमरी पावर। प्राइमरी वोल्टेज है 100 वोल्ट, V1 100 वोल्ट, V2 200 वोल्ट। प्राइमरी करंट तो पावर से ही निकल आएगा बेटा, नहीं पावर दिया है, इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज पता है तो करंट आ जाएगा। यहां से हम लोग कहेंगे P1 इक्वल टू V1 I1, प्राइमरी करंट फाइंड करना है, P1 अपॉन V1 P1 is 4000, V1 is 100 वोल्ट, आ गया 40 एम्पियर। प्राइमरी करंट 40 एम्पियर है। अब क्या किया जाए भाई, अब सेकेंडरी करंट चाहिए तो अब लगा दो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, करंट कटर में क्या होता है बताओ, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या होता है, I1 अपॉन, टू R2। देख रहे हो। लेकिन ये कब चलता है बताओ, ये कॉन्सेप्ट कब चलता है, जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। देख रहे हो इसमें एफिशिएंसी कितना दिया है, 80%। ये चलेगा ही नहीं, देखो ये कहानी हाल तुम लगा ही नहीं सकते। बताओ बेटा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एफिशिएंसी कितने परसेंट दिया है, 80% दिया है। ये तो तब लगता है जब P1 बराबर P2 हो। अब क्या करोगे तो कहोगे अच्छा तब हम चले सीधे एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला लगा दें, नहीं, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर होता है P2 अपॉन P1 इंटू 100। एफिशिएंसी है 80%, P2 को कहेंगे V2 I2, और प्राइमरी पावर पता है ही है, देख लो यहां से आ जाएगा, हो गया 80, और V2 है, V2 दिया है, V2 is 200, V2 is 200, I2 फाइंड करना है, P1 है 4000 वाट, 200 देखो ना, P1 दिया है, P1 है 4000। देख रहे हो कितना तगड़ा मिस्टेक हो सकता है, नहीं ध्यान दोगे तो। एफिशिएंसी जब दिया है तो वाला फॉर्मूला चलबे नहीं करेगा, P1 V1 बराबर P2, V1 I1 बराबर V2 I2। चलो भाई ये 00 से 00 कैंसिल कर लो, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर लो, I2 आ गया 80 अपॉन 5, सोलह एम्पियर, और I1 का आ गया कितना, 40 एम्पियर। मिला कोई आंसर, यह है प्राइमरी करंट 40 एम्पियर, सेकेंडरी करंट 16 एम्पियर। इतनी माइन्यूट बात है, एफिशिएंसी होगा वो वाली कहानी चलबे नहीं करेगा, P1 बराबर P2 वाली कहानी। देखते हैं और क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, द एंड। ट्रांसफार्मर सबको समझ में आ गया बेटा, बताओ हाँ या ना बताओ, क्वेश्चन वोश्चन सब जो भी है तैयार हो गया ट्रांसफार्मर सबका। तो पहले क्या था ना कि बोर्ड एग्जाम जो आता था ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाने के लिए आता था, वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए आता था, फिर न्यूमेरिकल उसी पर अटैच करता था। अब क्या होगा इस पे बताओ, न्यूमेरिकल आएगा सीधे, जैसे कंपटीशन में आता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो डायग्राम बनाएंगे तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें कुछ थ्योरी है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का पूरा कहानी हमने बता दिया, डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, सारे फार्मूले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस, इफिशियंसी, न्यूमेरिकल, सब फिनिश कर दिया। असाइनमेंट जो हम भेजेंगे कल, कल चला जाएगा असाइनमेंट, तो देखना उसमें और भी क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट में, उसको सॉल्व कर लेना, जिससे कि और ज्यादा क्वेश्चन की क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। सर ये फ्रीक्वेंसी सर क्या करता है? फ्रीक्वेंसी करता कुछ नहीं है, एसी सप्लाई किसे कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। एसी सप्लाई किसे कहते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है बेटा। तो जहां फ्रीक्वेंसी होगा वही तो अल्टरनेटिंग होगा, वेरिएबल बनाएगा बेटा इसको। एसी सप्लाई वेरिएबल किसके वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। एसी की फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ही वेरिएबल बनाता है, और एसी सप्लाई वेरिएबल इसलिए रखा जाता है जिसे ट्रांसफार्मर से वर्क कर सके। एसी सप्लाई पर ही तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। समझ में आ गया। तो इंडिया में जो हम लोग एसी सप्लाई यूज करते हैं, वो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हम लोग हमेशा यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज हमेशा। कोई भी डिवाइस देखो, उस पे नेम प्लेट पे 50 हर्ट्ज जरूर लिखा हो। अगर 50 हर्ट्ज पर नहीं वर्क कराओगे, दूसरे सप्लाई पे वर्क कराओगे, तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ देर बाद हीट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर इफिशियंसी कभी चेंज नहीं करेगा, लॉसेस की वजह से पावर चेंज हो जाएगा, बट इफिशियंसी कभी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगा। जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में, वही आउटपुट में। जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ इलाहाबाद तक आ रहा है, रास्ते में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एसी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा। फिर पढ़ेंगे डीसी मोटर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद बेटा, डीसी मोटर। और जो डीसी मोटर पढ़ लेंगे, तब आ जाएंगे हम लोग गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। कौन सा गैलोमीटर, मूविंग कॉइल गैलोमीटर। फिर गैलोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में, गैलोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर सब पढ़ना है। डिवाइसेस पूरा हम बता रहे हैं, इस तरह से बुक में कहीं नहीं दिया है, इकट्ठा एक जगह डिवाइसेस कहीं नहीं दिया है। जो असाइनमेंट आप लोग को दिया जाएगा, उसमें ट्रांसफार्मर का अलग असाइनमेंट भेजेंगे। फिर डीसी मोटर का, एसी एसी जनरेटर का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। जब एसी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इसका क्वेश्चन मिलेगा। फिर डीसी मोटर का क्वेश्चन अलग, एक 5-6 क्वेश्चन रहेगा। और एक अलग असाइनमेंट एकदम से रहेगा गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का। क्वेश्चन खूब करना बेटा, जितने ही न्यूमेरिकल करोगे बेनिफिट मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी, कंपटीशन में। अब तो और बढ़िया हो गया, बोर्ड एग्जाम भी कंपटीशन के ही जैसे हो रहे हैं, तो कंपटीशन की ही तैयारी एक तरह से बढ़िया से हो जाएगी, सीधे न्यूमेरिकल। अच्छा, जो सेकंड टर्म वाला एग्जाम होगा, उसमें तो सब्जेक्टिव होगा ना, यस सर। उसमें आएंगे डेरिवेशन सब, लेकिन फर्स्ट टर्म वाला सिलेबस नहीं आएगा, वो सेकंड टर्म वाला आएगा ना उसमें, यस Yes. सर। ऑप्टिक्स और मॉडर्न। यस सर। हो सकता है एग्जाम आते आते कुछ ना कुछ रूल ले लो, चेंज कर दे, नहीं इसमें से भी कुछ पूछे जाएंगे, इसे बोलेंगे लोग। खूब चेंज करते हैं सब अपने हिसाब से, जो मन में आया चेंज कर देते हैं सब। कहे नहीं, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चुका है, उसमें से भी कुछ डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, ऐसा आएगा, कोई ना कोई रूल आ जाएगा, इसलिए पहले से अलर्ट रहो। इसलिए प्रयास करते हैं, जहां भी डेरिवेशन हम डेरिवेशन करा देते हैं। बताओ बेटा, एसी जनरेटर डीसी सप्लाई जनरेट करेगा कि एसी सप्लाई जनरेट करेगा, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई जनरेट करता है।
एसी जनरेटर बेटा, इसमें एक कॉइल होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो रोटेट करता है तो रोटेट करने की वजह से इसको कट करने वाले फ्लक्स में वेरिएशन होता है। यही तो है फैराडे रूल, जब किसी कॉइल को वेरिएबल फ्लक्स कट करेगा, वेरिएबल, तो ऐसे कंडीशन में उसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जो इसमें वोल्टेज और करंट ईएमएफ जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। ऐसे इक्वेशन होता है उसका, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। जब हम लोग एसी सर्किट पढ़ेंगे उसमें भी ये इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। और इसलिए ये अल्टरनेटिंग होता है, देखो साइनसोइडल होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है देखो ऐसे, एसी सप्लाई का ऐसे ग्राफ बनता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब क्या होता है, हाफ साइकिल्स होते हैं। तो एसी सप्लाई देख रहे हो वेरिएबल है, कैसा दिखाई दे रहा है, ये एसी सप्लाई। डीसी होगा तो डीसी का ग्राफ ऐसे बनता है, कांस्टेंट होता है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी की फ्रीक्वेंसी, जनरेटर जिस हिसाब से स्पीड होगा उस हिसाब से वह एसी सप्लाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जनरेट करेगा। इंडिया में जितने भी जनरेटर फिक्स हैं, जितने भी जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में जितने जनरेटर हैं सब 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी हमेशा जनरेट करते हैं। तो बताओ बेटा, जो एसी सप्लाई हो कांस्टेंट है कि अल्टरनेटिंग है, बताओ। अल्टरनेटिंग है। देखो फ्रीक्वेंसी है इसमें, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा, 50 हर्ट्ज की, इसलिए ट्रांसफार्मर इस पे काम करता है। यही रीजन है कि एसी का ही, एसी सप्लाई का ही प्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डीसी का नहीं करते हैं। हाँ, जहां डीसी का आवश्यकता पड़ता है वहां पर एसी को डीसी में बदल लेते हैं विद हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उस समय रेक्टिफायर पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दो प्रकार का रेक्टिफायर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर टॉपिक में। तो बताओ बेटा, कॉइल को रेस्ट में रखा जाएगा कि रोटेट कराया जाएगा, रोटेट कराया जाएगा। हवा में रोटेट कराया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में, बताओ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है। तो देख लो, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। यहाँ कौन सा पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है। कॉइल को कहीं कहीं आर्मेचर भी लिखता है। यह है कॉइल। कॉइल को इसके अंदर ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कराएंगे, इसलिए कहीं भी जनरेटर देखो रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अलग सिस्टम होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन लगा रहता है, चलाना पड़ता है, उसको रोटेट कराना पड़ता है, तब जाकर के ये कॉइल जब रोटेट करता है तो फ्लक्स, वेरिएबल फ्लक्स उसको कट करना शुरू कर देते हैं रोटेट करने की वजह से। और फैराडे लॉसेस में ईएमएफ जनरेट हो जाता है और करंट मिलने लगता है। लेकिन जो सप्लाई मिलेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, वेरिएबल होगा, उसका इक्वेशन होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग सप्लाई ये देता है। ये किस पर बेस्ड है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, बताओ। किस प्रकार की एनर्जी को किस मैकेनिकल में, एनर्जी को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल हाँ, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब तुम किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, डीजल इंजन से दे रहे हो तो कहलाता है डीजल पावर प्लांट, जो हम लोग ऑलरेडी जनरेटर यूज करते हैं।
पेट्रोल इंजन से चल रहा है तो पेट्रोल पावर प्लांट, गैस इंजन से चल रहा है तो गैस पावर प्लांट, डैम बना करके, वाटर का डैम बना करके टरबाइन पे वाटर गिराया जाता है, टरबाइन चलता है, जनरेटर चलता है, हाइड्रो पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोयला जलाया जा रहा है, टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर बॉयल करके स्टीम बनाया जा रहा है, स्टीम से टरबाइन चलाया जा रहा है, टरबाइन जनरेटर को चला रहा है, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। प्लांट कई प्रकार के होते हैं, बस सबका एक ही प्रिंसिपल है, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। सबसे अच्छा होता है हाइड्रो पावर प्लांट, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि हाइड्रो पावर प्लांट में गर्मी के सीजन में ठप पड़ जाता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इसलिए सबसे आसान है थर्मल पावर प्लांट। कोयला जलाते रहो, प्रदूषण फैलाते रहो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते रहो। ठीक बेटा, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, सोनभद्र में एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर एक रेलवे लाइन गया है पर्टिकुलर वहां के लिए, जहां पे मालगाड़ियां जाती हैं, कोयला लाद लाद के, कोल इंडिया से आता है और कोयला लाद लाद वहां जाता है, ट्रेन के द्वारा जाता है, और कोयला जलाया जाता है, हीट जनरेट होता है, बॉयलर होते हैं जहां पर कि स्टीम बनाए जाते हैं, वह स्टीम टरबाइन को चलाते हैं, टरबाइन जनरेटर को चलाते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक बेटा, अच्छा बताओ, जब इसको रोटेट कराओगे, कॉइल को रोटेट कराओगे, तब इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो इस कॉइल से हम लोग सप्लाई बाहर ले लेंगे। लेकिन सबको पता है कि बेटा किसी भी कॉइल से सप्लाई बाहर लोगे तो डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई बाहर नहीं ले सकते, तो रोटेटिंग सिस्टम है ना। जैसे कहीं बोर्ड लगा रहता है दीवार पे तो तुम इसमें प्लग लगा के सप्लाई ले लेते हो, लेकिन कोई सिस्टम रोटेट कर रहा है तो उसमें दो तार जोड़ करके कैसे तुम सप्लाई लोगे। इसलिए यहाँ पर स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश अरेंजमेंट होता है। देख रहे हो, ये स्लिप रिंग है और इस पे कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं। स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रश अरेंजमेंट ये वहां यूज होता है जहां रोटेटिंग सिस्टम से सप्लाई देना हो चाहे सप्लाई लेना हो, वहां पे यूज होता है। अब यहाँ पे तुम कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दो, आर लगा दो, आउटपुट में जो सप्लाई मिलेगा इसको मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को। अच्छा, यही जब हम लोग एसी सर्किट पढ़ेंगे तो ये एसी एसी जनरेट कर रहा है, ये एसी जनरेट कर रहा है, एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस के स्थान पर अगर सी लगा देंगे तो कहलाएगा कैपेसिटिव सर्किट, एल लगा देंगे तो इंडक्टिव सर्किट, एल और आर लगा देंगे तो एल आर सर्किट, आर और सी लगा देंगे तो आरसी सर्किट, एल और सी लगा देंगे तो एलसी सर्किट, एलसीआर लगा देंगे तो एलसीआर सर्किट। यानी एसी सर्किट में कुल कितने सर्किट हम लोग को पढ़ने होंगे, 7 प्रकार के सर्किट पढ़ने होते हैं। आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट, 7 प्रकार के सर्किट हम लोग को एसी सर्किट में पढ़ना है। इसके बाद एसी सर्किट ही तो आएगा बेटा, क्यों। और तुम लोग के स्कूल में भी तो एसी सर्किट चल रहा है, क्या चल रहा है स्कूल में, स्कूल में सिलेबस खत्म हो गया। बताओ बेटा, नहीं स्कूल, हाँ स्कूल में भी जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो भी टेस्ट देते रहना चाहिए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको ही पढ़ते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सीखने से ही कंप्लीट स्टूडेंट सीखता है। ठीक है, स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, सुनो क्या बता रहे हैं, कुछ ना कुछ नया चीज वो भी बताएंगे। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको दो, जिससे बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी बढ़िया हो। यह है बेटा जनरेटर, इसमें क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न एन टर्न है, और यहाँ हम लोग को मिलेगा आउटपुट। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग को आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कौन सी सप्लाई मिलेगा, एसी सप्लाई मिलेगा। अभी हम इक्वेशन प्रूफ करके बताएंगे, एसी सप्लाई इज ऑब्टेन, एसी सप्लाई मिलता है। और यह है स्लिप रिंग एंड कार्बन
ब्रश अरेंजमेंट। कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, एरिया इसका कॉइल का a है, मैग्नेटिक फील्ड b है, ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। तो फैराडे लॉ से ही हम लोग इसमें ईएमएफ निकालेंगे, और ईएमएफ हमें निकालेंगे तो तुम देखना जो ईएमएफ आएगा वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। वेरिएबल आएगा मतलब इंडिकेट करेगा कि कैसे सप्लाई दे रहा है, एसी सप्लाई देगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर is based on the energy conservation in which mechanical energy convert in electrical energy, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता रहता है हमेशा ही। तो क्या इसका वर्किंग है बेटा? व्हेन कॉइल ऑफ जनरेटर, कॉइल ऑफ जनरेटर rotates inside magnetic field, then variable magnetic flux is linked by that coil, and hence according to Faraday's law, EMF and current is induced in that coil, and it will be alternating। कैसा सप्लाई मिलेगा बेटा? अल्टरनेटिंग, दैट इज एसी सप्लाई। एसी सप्लाई मिलता है। अब कितना ईएमएफ जनरेट होगा और देख ले कॉइल में। फैराडे लॉ से स्टार्ट करेंगे और कॉइल में ईएमएफ बताएंगे। let n is number of turns in the coil। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न,
A is area of coil, B is मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कॉइल क्या कर रहा है, रोटेट। then according to Faraday's law, induced EMF in the coil is given as is equal to, बताओ क्या है फैराडेज फॉर्मूला, बताओ फैराडे का क्या फॉर्मूला, minus n d phi upon dt. n d phi by dt से लगाएंगे, बोलो। फैराडे लॉ से माइनस एन डी फाइव डी टी अप्लाई कर देंगे। चलो आगे बढ़े। Yes sir. यस सर। इसलिए E बराबर माइनस एन डी बाई डी टी, फाई होता है बी ए कॉस ओमेगा टी, बताए मैटिक फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस एन बी ए, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ, Minus sin omega t into omega. ओमेगा साइन ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सबको पता है कि साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो अगर यहाँ पे साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 रख दें मैक्सिमम, तो यहाँ से ये 1 हो गया, तो मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट आ गया, कितना, एन ए बी ओमेगा, ये हो गया मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, देख रहे हो। तो किसी भी कॉइल में जो मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होता है एन ए बी ओमेगा जनरेट होता है। ये ओमेगा है, ओमेगा नॉट नहीं है। यह है पीक ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ इन द कॉइल। तो अब एन ए बी ओमेगा के स्थान पर अगर यहाँ ई नॉट रख दो बेटा, देखो नाउ ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 कर दो, ये मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट आ जाएगा, तो इसी को मैक्सिमम ईएमएफ कहेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ। इसलिए ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी में, ये किसके बराबर है, एन ए बी ओमेगा ई नॉट, पी का वैल्यू, ई बराबर ई नॉट, ये देखो बता बेटा, जो ईएमएफ आया वो कांस्टेंट आया कि साइनसोइडल आया, साइन ओमेगा टी का फंक्शन आया, बताओ। कांस्टेंट नहीं आया, साइनसोइडल आया, साइन ओमेगा टी का फंक्शन आया, इसलिए ये अल्टरनेटिंग होगा, अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करते हुए चलेगा। फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस स्पीड से तुम कॉइल को रोटेट करा रहा है, उस पर डिपेंड हो रहा है। ओके, इट इज
It is alternating EMF. Alternating EMF है. Hence आउटपुट में जो वोल्टेज और करंट मिलेगा, वोल्टेज एंड करंट obtained in output तो जिस तरह से ईएमएफ का इक्वेशन है उस तरह से वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे सेल में पूरा पूरा ईएमएफ कहाँ मिलता है, आउटपुट में टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, वैसे ये वोल्टेज आउटपुट मिलेगा और करंट मिलेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट मिलेगा। इट इज अल्टरनेटिंग, ये अल्टरनेटिंग है। इससे प्रूफ होता है कि जो जनरेटर होता है एसी सप्लाई जनरेट करता है। जिसका ग्राफ बना लें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ देखेंगे वोल्टेज का चाहे करंट का, अभी हम तो कोई डिसाइड किए नहीं सर्किट किस प्रकार का है, वो तो अलग अलग सर्किट में पढ़ेंगे, आर सर्किट, सी सर्किट, एल सी, सबका एक ही इक्वेशन मिलेगा इसी टाइप का ग्राफ। साइनसॉइडल ग्राफ ऐसे आता है, जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, दूसरे एक्स में मैक्सिमम, इक्वेशन बताए हैं ना उसी का हिस्से से। ये होगा बेटा इसका पीक वैल्यू, देखो V नॉट या तो I नॉट, या तो V नॉट या तो I नॉट। V नॉट क्या है बेटा, पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। I नॉट क्या है, पीक करंट, मैक्सिमम करंट। ग्राफ होगा साइन कर्व। ये सब ग्राफ कहाँ और प्लॉट किए जाएंगे, एसी सर्किट में। एसी सर्किट में यही से तो ग्राफ आएगा अल्टरनेटिंग, जिसमें ये देख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल्स होता है इसमें। और यहाँ पे देखो आकर के एक टाइम पीरियड टी कंप्लीट हुआ है, ये बेटा T/2 हो जाएगा, लो या कि 2T हो जाएगा। T/2 ऐड करते चले जाओ तो मिल जाता है, देखो T/2 T/2 3 T/2। आगे समझ बेटा। तो बताओ एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। दो इक्वेशन मिलता है, एक V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। और इसकी आवश्यकता एसी सर्किट में पड़ेगा, जस्ट आगे वाले टॉपिक में, एसी सर्किट। ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट देखो ऐसे मिल रहा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, इसी पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन एसी सप्लाई पर भी होता है, डीसी पर नहीं हो पाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो डिवाइसेस में हमने ट्रांसफार्मर फिनिश कर दिया और एसी जनरेटर फिनिश कर दिया। एसी जनरेटर यही सब इक्वेशन हम लोग एसी सर्किट में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग को पढ़ना रहेगा डीसी मोटर, डीसी मोटर पढ़ना रहेगा, और फिर पढ़ना रहेगा गैल्वोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वोमीटर इन एमीटर और वोल्टमीटर। तो जल्दी फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक। और जो आप लोग टेस्ट दिए थे उसकी कॉपी भी चेक नहीं हो पाई है, एकदम टाइम हम लोग को नहीं मिल रहा है बेटा इस समय, कई वर्क कर रहे हैं। संडे को उसको चेक करके बेटा भेजा जाएगा, ठीक है, जो लोग भी टेस्ट दिए थे। तो देखा जाए एसी जनरेटर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगले टर्म पे डीसी मोटर बताएंगे और उसी पे बेस आगे गैल्वोमीटर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, गैल्वोमीटर से क्वेश्चन आना ही आना है।
एमीटर वोल्टमीटर से क्वेश्चन फिक्स आना है, वही क्वेश्चन उठा के देगा जो कंपटीशन में पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चन बुक में भी सब दिया है। ठीक बेटा, आज का क्लास ओवर करें। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Right, sir. गुड नाइट। तो काम ही नहीं कर रहा है यार, कहने यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना डिस्कनेक्ट कर लो, यहाँ से थोड़ा सा काम नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं। हाँ लूसी, क्या हाल चाल है? हाँ हम बात करा रहे हैं, हम नीचे नीचे से लाइव क्लास ले रहे थे, 10 मिनट खत्म हुआ है, चलो बात करा। हाँ और सब बढ़िया है ना? बाबू ठीक है? हाँ हाँ। अरे इसमें घर बुखार उखार सब तो हो गया है। हाँ, मुझे बुखार हो गया है। बुखार हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करें। हाँ हाँ और क्या? देखो कहाँ काम नहीं कर रहा, कैसे डिस्पायर्ड होगा, क्लास ओवर हो गया। वो वही साथ में नहीं है, तो अच्छा है। किस हद तक? कट कर, डिस्कार्ड कर, डिस्कार्ड कर। स्लिप कैसे? मीटिंग घटेगा तब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हम भी रहेंगे। मोर ऑप्शन मोर एंड एंड लास्ट मोर